नमस्कार, मैं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं हाल समाचार। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले का जो है संदेश खाली इलाका इन दिनों काफी चर्चाओं में है। दरअसल यहाँ पर कुछ वहाँ की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया कि वहाँ के जो लोकल टीएमसी लीडर्स हैं उनके द्वारा 2011 से उनका शारीरिक और मानसिक शोषण किया जा रहा है। अभी जो ताजा मामला है वो ये कि टीएमसी का जो ऑफिस है वहां पर मुख्य आरोपी शाहजहां शेख और उसके साथ कुछ अन्य साथियों ने मिलकर जो है कुछ महिलाओं का शारीरिक शोषण किया। और 2011 से ही अगर इस तरह के मामलों की बात करें तो ये काफी लंबी चौड़ी फेहरिस्त बताई जा रही है और इस पर पुलिस का किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया। जो वहां की लोकल महिलाएं हैं उनके द्वारा इस तरह के बयान दिए गए हैं। मीडिया कर्मियों को ये बताया गया है कि उन्होंने कई बार इस पूरे मामले की जो है पुलिस में एफआईआर दर्ज करने की कोशिश की, शिकायत करवाने की कोशिश की, लेकिन कभी भी उनकी तरफ से मतलब पुलिस प्रशासन की तरफ से इस पूरे मामले पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। अभी हाल ही में ये मामला ज्यादा इस वजह से भी उजागर हो पाया है क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और इसके साथ ही बीजेपी और कांग्रेस के द्वारा संदेश खाली में उन महिलाओं से उस स्थान पर जो है जाने की कोशिश की जाती है, उनसे मिलने की कोशिश की जाती है। तो राज्य सरकार की जो पुलिस प्रशासन है उनके द्वारा उनको रोकने की कोशिश की जाती है। यहाँ तक कि जो अनुसूचित जाति आयोग है उनकी अध्यक्ष भी वहाँ पर सर्वे करती हैं, तो वो भी वहाँ पर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर रही हैं। इसके साथ ही कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका डाल दी है कि इस पूरे मामले की जो है राज्य से बाहर स्वतंत्र एजेंसी से जांच करवाई जाए। इन सबके बीच ईडी भी बीच में आ गया है। दरअसल ईडी या एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट या प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा शाहजहां शेख जो मुख्य आरोपी है उसके ठिकानों पर रेड डाली गई है और वो अभी फरार चल रहा है। उस पर कुछ पीएमएलए एक्ट के तहत कार्रवाई की जानी है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है सोचने की कि ईडी आज सीबीआई और राज्य सरकार की पुलिस से भी जो है ताकतवर कैसे हो गया, इस पर केंद्र सरकार का कितना दबदबा है। इसके अलावा इसको हथियार के तौर पर, खासतौर पर सत्ता पक्ष के द्वारा विपक्ष के नेताओं को प्रताड़ित करने के लिए, परेशान करने के लिए हथियार के तौर पर कितना इस्तेमाल किया जाता है, इन सारी बातों को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट या ईडी इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। 1956 में इसकी स्थापना की जाती है और इसका जो मेन काम होता है वो ये कि ये एक तरह से लॉ को इन्फोर्स करता है या फिर ये एक आर्थिक खुफिया एजेंसी है। केंद्र सरकार का जो वित्त मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय के नीचे कई तरह के विभाग होते हैं। इन्हीं में एक राजस्व विभाग है। राजस्व विभाग में भी जो है आर्थिक मामलों का विभाग है, तो उसके अंडर में ये काम करता है। ईडी का कुल मिलाकर जो काम होता है वो पीएमएलए, फेरा, फेमा और ये जो नया फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट है इनको इम्प्लीमेंट करवाना। लेकिन इन सब में ईडी का जो सबसे बड़ा हथियार है या फिर कह सकते हैं ताकत का जो खजाना है वो है पीएमएलए या प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इस पीएमएलए एक्ट के जरिए जो है ईडी को तमाम तरह की शक्तियां मिली हुई हैं जिनका वो टाइम टाइम पर कभी कभी सदुपयोग भी होता रहता है, कभी कभी जो है सत्ता पक्ष की सरकार के इशारे पर इसका दुरुपयोग भी होता हुआ दिखता है। लेकिन इस पीएमएलए एक्ट में जो है सबसे बड़ी चीजें जो इसका मतलब एक तरह से वास्तविक ऑब्जेक्टिव है, जिस मकसद से इसको लाया गया वो ये कि जो फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड जितने भी नियम कानून हैं उनको सही तरह से लागू करवाना और विदेशी व्यापार को सरल करवाना। एक तरह से इसमें जो भी जटिलताएं हैं, बाधाएं हैं या फिर जो इसमें अनियमितताएं हैं उनको नियंत्रित करना। तो कुल मिलाकर ये जो है एक तरह से पीएमएलए एक्ट के अंतर्गत जांच कर सकता है और इस तरह के अगर आर्थिक अपराध सामने आते हैं तो इन पर जो है ये एक्शन ले सकता है। किसी लोकल पुलिस स्टेशन में अगर किसी पर 1 करोड़ रुपए से अधिक का मामला सामने आता है तो या तो वहाँ का जो इन्वेस्टिगेटिंग इंचार्ज है या जो ऑफिसर है वो उसको ईडी को ट्रांसफर कर देगा या फिर ईडी खुद ही माई चार्जशीट जो है उसको ले सकता है अपने पास। तो इस तरह के मामले यानी कि जो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा अवैध तरीके से आय अर्जित करने से जुड़े हुए हों इन पर ईडी जो है
खुद भी इनको अपने हाथ में ले लेता है और उसके बाद वो अपनी तमाम जो उसको पावर्स मिली हुई हैं पीएमएलए एक्ट के तहत उनके जरिए जो है कार्यवाहियां करता है। तो ईडी में इसमें कुछ डेपुटेशन से भी आते हैं, अलग अलग विभागों से, पुलिस विभाग से हो चाहे या फिर वो कुछ आरबीआई से भी अधिकारी आते हैं। इसके देश भर में जो है अलग अलग जगहों पे जोनल, सब जोनल या इस तरह के रीजनल ऑफिसेज खुले हुए हैं। इस तरह से इसका पूरे देश में एक नेटवर्क जैसा है ताकि ये जो विदेशी व्यापार है या जो हवाला कारोबार होता है या अवैध तरीके से धन अर्जित किया जाता है, इस पर कंट्रोल किया जा सके। और पीएमएलए 2002 के अंतर्गत जो है इसको इस तरह की कई शक्तियां मिली हुई हैं कि ये कुछ ऐसे मामलों में जहां इसके संज्ञान में आते हैं कि आय से अधिक संपत्ति अर्जित की गई, ये सर्वे करवा सकता है या फिर खुफिया चैनल के जरिए ये इस तरह की सूचनाएं जुटा सकता है। और इसके अलावा ये जो संपत्ति होती है उसकी जब्ती कर सकता है, कुर्की कर सकता है, अभियोजन की प्रक्रिया को शुरू कर सकता है। तो इस तरह से अगर एक बार अगर कोई इंसान इसकी चपेट में आ जाता है तो ये एक तरह से गैर जमानती अपराध होता है। पहले तक लोगों को एक सहूलियत ये भी थी कि जो पीएमएलए है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसके अंतर्गत 2005 से पहले के मामलों की मतलब जांच नहीं की जा सकती थी। कहने का मतलब यह कि रेट्रोस्पेक्टिवली जो है आप जांच नहीं कर सकते थे पूर्वव्यापी जो इस तरह की जांचें हैं या जो मामले हैं। लेकिन 2019 में इसमें एक नया अमेंड कर दिया गया कि आप रेट्रोस्पेक्टिवली भी जांचें कर सकते हैं। यानी पहले से अगर कोई मामला चल रहा है, आपके पास 1950-60 की भी अगर कोई इस तरह की प्रॉपर्टी है तो उस पर भी अब जो है ईडी जांच कर सकता है। अब सवाल उठता है कि ईडी का क्या वास्तव में यूज किया जा रहा है या इसका मिसयूज किया जा रहा है। तो कुछ स्टडीज हैं, उनको अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि समय समय पर ईडी का बहुत ज्यादा मिसयूज भी किया गया है। 2004 से 2014 तक अगर हम देखें तो इस टाइम पीरियड में 10 साल में 112 सर्चेस होती हैं ईडी की, और 2014 से 2023-24 तक आज तक तकरीबन 3000 या इससे ज्यादा जो है सर्चेस हो चुकी हैं। मतलब इस तरह की जांचें, इस तरह की जो तलाशी अभियान है वो 3000 से ज्यादा चल चुकी हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो लॉजिकल चीज है वो ये कि कन्विक्शन रेट कितना है, यानी कि इसमें कितने मामलों को जेन्युइन पाया गया है। जो टोटल 3000 के आसपास के मामले थे, इनमें ज्यादातर इसी तरीके से थे, शक के आधार पर कर दिया गया या कहीं से कोई भनक मिलती है तो उसके आधार पर कर दिया गया। तो जेन्युइन जो केस थे या जहां पर जो कन्विक्शन दर्ज हुआ वो 25 या 26-27 केसों में ही हो पाया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि समय समय पर किस तरीके से ईडी का मिसयूज किया जाता है। तो इसका मकसद क्या रहा, और बाद में जब इसकी पॉलिटिसाइजेशन की शुरुआत होती है, हालांकि पी चिदम्बरम के समय से ही इसकी पॉलिटिसाइजेशन की शुरुआत हो चुकी थी, बाद में ये उन पर भी भारी पड़ा जब वो काफी लंबे टाइम तक जेल में बंद रहे। और अभी देख रहे हैं कि हम कई नेता ऐसे भी हैं जिन पर ईडी की कार्रवाई की भनक लगती है, उसके बाद जब वो सत्ता पक्ष को ज्वाइन करते हैं तो उसके बाद ईडी उन पर जो है एक्शन लेना बंद कर देती है। और खास तौर पर विपक्ष की इतनी लंबी फेहरिस्त है जो ईडी की चपेट में आते हैं, और सत्ता पक्ष के लोग इसमें दूर दूर तक नहीं दिखाई देते हैं, या अगर दिखाई देने लगते हैं तो ज्यादातर वो होते हैं जो इनके खिलाफ बोलते हैं, या फिर ज्यादातर ऐसे लोग जो खिलाफ बोलना शुरू करते हैं लेकिन बाद में जब उन्हें लगता है कि इस दलदल में वो काफी गहरे फंस जाएंगे, निकलना मुश्किल होगा, तो सत्ता पक्ष को समर्थन करना शुरू कर देते हैं। इस तरह के तमाम मामले देखे गए। तो इसको लेकर, इसकी वैधानिकता को लेकर, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी इसकी कितनी है कितनी नहीं है, इसको लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। इसको लेकर चिंता की जाने लगी है कि ईडी आखिर सीबीआई और स्टेट पुलिस से भी ताकतवर कैसे बन गया है। तो अंत में अब सवाल यही उठता है कि क्या ईडी एक पॉलिटिकल हथियार बन चुका है, क्योंकि सत्ता पक्ष के द्वारा इसके तमाम तरह के दुरुपयोग के मामले आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि ईडी के द्वारा विपक्षी दलों की आवाज को दबाने के लिए, उनके मुंह बंद करने के लिए ये एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है? अगर ऐसा है तो ये कहीं न कहीं लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। और अगर ये सब होता हुआ दिख रहा है तो न्यायालय इस पर मौन क्यों है, या फिर न्यायालय के द्वारा इस ओर विशेष ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? यह भी एक स्याह प्रश्न है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आगे फिर होगी मुलाकात किसी और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।